देखिए, नीति आयोग का केंद्र सरकार ने पुनर्गठन कर दिया है। सबसे बड़े थिंक टैंक का हिस्सा बने हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। पदेन सदस्य के तौर पर जोड़े गए हैं शिवराज सिंह चौहान और राष्ट्रपति की सहमति के बाद यह अधिसूचना जारी की है। एनडीए के बाकी कई नेताओं को भी थिंक टैंक में जगह मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको दे दे, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पुनर्गठन कर दिया है और इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति की सहमति के बाद जारी की गई है। और इसमें प्रदेश के लिए एक अच्छी खबर यह है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस पर सदस्य बना दिया गया है। और आपको बता दें कि पिछली बार पदेन सदस्यों में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे और इस बार कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है इस आयोग का सदस्य। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी, सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, पुनर्गठन कर दिया गया है और उसमें शिवराज सिंह चौहान को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। क्या कुछ जानकारी इस पर? निश्चित तौर पर अंजलि, नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है क्योंकि इसके जो अध्यक्ष है नीति आयोग के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसमें इस बार जो पदेन सदस्य बनाया गया है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। पिछली बार की अगर बात करें तो पदेन सदस्यों में से नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि मंत्री पिछली बार थे, पिछली बार की सरकार में वो थे। इस बार शिवराज सिंह चौहान हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम शामिल है। तो निश्चित तौर पर ये शिवराज सिंह चौहान को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कृषि मंत्रालय के साथ कहीं ना कहीं नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे क्योंकि नीति आयोग का जो अध्यक्ष जिम्मा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ये पदेन सदस्य की जिम्मेदारी अब शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई है। अंजलि, बिल्कुल, शिवराज सिंह चौहान को ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। आप बने रहिएगा मेरे साथ, अगली खबर के लिए लौटूंगे आपके पास। तो देखिए, एक और बड़ी खबर आपको ये दे दें कि 20 और 21 जुलाई को एमपी के सभी स्कूलों में गुरु पूर्णिमा का आयोजन होने वाला है। गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश जारी कर दिया है और प्रदेश में 2 दिन मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का उत्सव। देखिए, गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं पारंपरिक गुरु शिष्य की संस्कृति के बारे में इसमें बताया जाएगा। प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था और भारतीय संस्कृति पर निबंध भी लिखना होगा। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा वो भी आपको बता देंगे। 21 जुलाई को योजना एवं शिक्षकों का सम्मान भी किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये गुरु पूर्णिमा का जो आयोजन है वो 20 और 21 जुलाई को प्रदेश के सभी स्कूलों में किया जाना है। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं, मेरे साथ बने हुए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी, सीधा उनका रुख करूंगी। सूरज, गुरु पूर्णिमा को इतने जोरों शोरों से मनाना कहीं ना कहीं संस्कृति को देखते हुए भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? अंजलि, देखिए 20 और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है उसे मनाया जाना है, शिक्षकों के स्कूलों में मनाया जाना है। इसमें गुरु शिष्य की जो परंपरा रही है उसकी संस्कृति के बारे में बताना उद्देश्य है। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य की एक अच्छी परंपरा आपने देखी है और यही कारण है कि 20 और 21 जुलाई को इसका बड़े अवसर पे बड़ा कार्यक्रम मनाया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा गुरु शिष्य की परंपरा कैसी रही है। इसमें निबंध भी लिखा जाएगा, जो छात्र होंगे निबंध भी लिखे जाएंगे। 21 जुलाई को जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। और ये जो गुरु पूर्णिमा का अवसर है, गुरु पूर्णिमा का अवसर जो स्कूलों में मनाया जाएगा उसमें जो पूर्व में छात्र हैं वो भी आएंगे, पूर्व में जो शिक्षक रहे वो भी आएंगे, स्कूलों में जो मौजूदा शिक्षक है वो भी आएंगे। तो विशेष तौर पर गणमान्य अतिथि भी आएंगे और उन सबके मौजूदगी में यह पूरा अवसर मनाया जाएगा। गुरु शिष्य की परंपरा जो रही है अपनी संस्कृति में उसे पूरे तरीके से लोगों के बीच रखा जाएगा। लोग अपना अभिभाषण भी रखेंगे, भाषण भी देंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल, तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं। अनोखा तरीका इस बार गुरु पूर्णिमा को मनाने का स्कूलों ने निकाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, मुरैना से है। मुरैना के सबलगढ़ में सरपंच पति और उनके बेटों ने सहायक यंत्री दिलीप गुप्ता की लाठी और डंडों से मारपीट की और सरकारी काम में बाधा डालने और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके विरोध में सरपंच और सचिव संगठन के पदाधिकारी और कर्मचारी एकत्रित होकर सबलगढ़ थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की गई। मुरैना से ये पूरी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। मुरैना के सबलगढ़ में सरपंच पति और उनके बेटों ने सहायक यंत्री दिलीप गुप्ता की लाठी और डंडों से मारपीट की है। क्या है पूरा मामला, समझने के लिए रुक करूंगी। मेरे सहयोगी फोन कॉल पर जुड़ गए, मेरे साथ मनोज उपाध्याय। मनोज, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या पूरा मामला है?
जी अंजलि, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि टोंगा ग्राम पंचायत के सरपंच पति और उनके 2 बेटों ने सहायक उपयंत्री दिलीप गुप्ता के साथ लाठी डंडों से रास्ता रोककर मारपीट की थी, जिसका मामला अभी थाने में उपयंत्री ने दर्ज कराया है। लेकिन जो उपयंत्री दिलीप का कहना है कि तो उनका कहना ये है कि वो जबरदस्ती जो गलत काम है उन पर कार्य कराने के लिए साइन करा रहे थे कि इन कार्य की स्वीकृति कर दो और आपको करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किए, मैंने जब नहीं किया तो रास्ता रोककर लाठी डंडों से मारपीट की है। यहाँ सरपंच पति उनके 2 बेटे थे और कहा कि अगर आज समझ लो, इससे सबक ले लो, अगर आप भी कार्य नहीं किया तो समझ लेना आगे आपके साथ क्या होने वाला है, उसको भी आप अच्छी तरह समझ लेना। और उन्होंने सहायक उपयंत्री की लाठी डंडों से मारपीट की है और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का सबलगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। चलिए, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और खुलेआम मनमानी और एक तरीके से गुंडागर्दी का ही ये मामला कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देखिए, दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मिलने वाले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कई मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बात, तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है। दिल्ली में वो वहां पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं। और ये इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अभी विधानसभा सत्र भी पूरा हुआ है, बजट भी पेश हुआ है, प्रदेश किसी ना किसी तरीके से निवेश बढ़ाने की जद्दोजहद में है, साथ ही साथ बजट फंड एकत्रित करने की भी कोशिश कर रही है और हाल ही में मंत्रिमंडल विस्तार भी देखा गया है। ये वो तमाम हलचल है जो बीते दिनों प्रदेश में रही है और उसके बाद आज जब दिल्ली पहुंचेंगे, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, तो कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। और देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमरवाड़ा में बयान दिया और कमलेश शाह को मंत्री बनाने के सवाल पर कहा कि सरकार 5 साल के लिए है, साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पर ध्यान दें, बाकी ये सब बातें तो होती रहेगी, अभी सिर्फ विकास पर ही ध्यान देना है। मंत्रिमंडल विस्तार पर या क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं आपको। देखिए, सरकार 5 साल के लिए है और जहां हम आपको आवश्यकता लगता है अभी 1-2 साल तो इस बात की गुंजाइश है कि हम विकास पे ध्यान दें, बाकी ये सब बातें होती रहेगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अभी शुद्ध विकास 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 और जीतने का। अब बात धार से जुड़ी एक खबर पर कर लेते हैं। धार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, वहीं एक बच्चे को आईसीयू में भर्ती कराया गया, उसका उपचार चल रहा है। और इसी बीच सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट कर परिजनों को सांत्वना भी दी है। साथ ही पीड़ित तीनों परिवारों को 15-15 हजार रुपए की राशि अंत्योष्टि सहायता के रूप में और 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि धार में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चों की मृत्यु का समाचार अत्यंत पीड़ादायी है। दुर्घटना में घायल हुए एक अन्य बच्चे का आईसीयू में उपचार जारी है। बाबा महाकाल से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने एवं घायल बच्चे के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम सभी शोकाकुल परिवारों के साथ हैं। पीड़ित तीनों परिवारों को 15-15 हजार रुपए की राशि अंत्येष्टि सहायता के रूप में और 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश जारी कर दिए हैं। दतिया के भांडेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां बिजली नहीं आने पर टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी कर दी गई। इस दौरान प्रसव के लिए आए महिला के परिजनों ने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर बिजली नहीं है तो अस्पताल में लगे इन्वर्टर और जनरेटर कहां थे। वहीं इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उनके पास केवल लीपापोती का ही जवाब था। देखिए, इस तरीके की तस्वीरें अब आम बात हो गई है। बीते दिनों भी भिंड से इसी तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई थी और अब यह मामला दतिया से है। दतिया के भांडेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यह बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां बिजली नहीं आने पर टॉर्च की रोशनी में ही महिला की डिलीवरी कर दी गई। और देखिए, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में टाइगर की मौतें थम नहीं रही है। बाघों के आपसी संघर्ष में जंगल में मौतें तो सुनी थी, मगर ट्रेन से कटकर भी अब बाघ जान गंवा रहे हैं। ये बेहद दुखद है। भोपाल के पास बुधनी के मिड घाट पर जब 3 शावक ट्रेन की चपेट में आए तो उनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई, मगर 2 घायल बाघों को जिला प्रशासन ने स्पेशल ट्रेन से जाकर रेस्क्यू कर उनको बचाया। घायल बाघों को जब भोपाल लाया गया तो मौके पर हमारे संवाददाता विवेक पांडे मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं इस पर। ये मध्य प्रदेश है जिसे टाइगर स्टेट का तमगा मिला है।
और इस तमगे को बरकरार रखने के लिए प्रशासन जी जान लगा रहा है। बीते दिन सीहोर के बुधनी मिड घाट पर ट्रेन की टक्कर में एक बाघ की मौत हुई थी और 2 बाघ घायल हुए थे। अब वन विभाग की टीम ने उनका रेस्क्यू कर इलाज करने की ठानी। इसके लिए रेलवे की मदद ली गई। सीहोर कलेक्टर ने इसका पूरा जिम्मा उठाया और घायल शावकों के लिए एक डिब्बे की स्पेशल ट्रेन भी चलाई, जिसके जरिए घायल शावकों को इलाज के लिए भोपाल लाया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि जब टाइगर के रेस्क्यू में रेलवे का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं मिड घाट में कल ही ये टाइगर के शावक रन ओवर हुए थे ट्रेन से। अब उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लेकर आया जा रहा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। और डॉक्टर्स 2 शावकों को फिलहाल रेस्क्यू करके लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये वही शावक है जो कल मिड घाट बुधनी में रन ओवर हुए थे। रेलवे के साथ फॉरेस्ट के सामने चुनौती थी कि उस घाट के पास कैसे उन्हें रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि वहाँ एक बाघिन का मूवमेंट था। उस बाघिन के मूवमेंट को देखते हुए रेलवे ने ये फैसला किया वन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए कि इनको रेलवे के जरिए रेस्क्यू किया जाए। दोनों घायल शावकों को बुधनी से भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन लाया गया। अब शावकों का भोपाल में इलाज होगा। दरअसल राजधानी से 60 किलोमीटर दूर बुधनी मिडघाट रेलवे ट्रैक पर एक नर शावक की मौत हुई थी। घायल शावकों के इलाज के लिए भोपाल से डॉक्टर्स की टीम बुधनी पहुंची थी। टीम इलाज की तैयारी कर रही थी, तभी देर शाम एक बाघिन आ गई। ऐसे में डॉक्टर और वन विभाग की टीम को भागना पड़ा। बाघिन रात भर शावकों के पास बैठी रही थी। 10 साढ़े 10 बजे हमको जानकारी प्राप्त हुई कि ट्रेन से कटकर मतलब टाइगर की मौत हो गई है बुधनी घाट में। तो हमारे वन परिक्षेत्र बुधनी अंतर्गत बीट भीमखेड़ा कक्षा क्रमांक 628 में मृत शावक और 2 घायल अवस्था में पड़े हुए मिले हुए थे। और हमने रेस्क्यू टीम वन विहार को सूचना दी है कि हमारी ऐसी घटना हो गई है, आपको रेस्क्यू करना आना है। तो पूरी टीम रेस्क्यू के साथ यहाँ पे मौके पर पहुँचे। 2 कर्मचारी रात भर शावकों पर बनाए रहे। जिस बाघ की मौत हुई है उसका पोस्टमार्टम सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा और उनकी टीम ने बुधनी डिपो में किया। इसके बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया। और इस मशक्कत के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश ने ये साबित कर दिया है कि क्यों प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। प्रदेश को सबसे पहले 2006 में टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था। फिर 2018 और 2022 में लगातार 2 बार टाइगर स्टेट बना। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश बाघों की मौत के आंकड़ों में भी अव्वल रहा है। ऐसे में अब प्रशासन बाघों की सुरक्षा को लेकर काफी जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अगली खबर मुरैना से। मुरैना में आंगनवाड़ी पर बच्चों के लिए भोजन बनाने का काम महिला स्व सहायता समूह से छीनकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को दे दिया गया है, जिसके विरोध में महिला स्व सहायता समूह ने सीएम के नाम जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है और आदेश को वापस लेने की मांग भी की है। रोजी रोटी है हम लोगों की, उसको छीन रहे हैं। जो सरकार उनको दे रही है ना सहायिका को, तो वो उसी में रहे ना। हम लोगों की क्यों रोटी छीन रहे हैं? उनको तो सरकार दे रही है, हम लोगों को तो कोई सरकार नहीं दे रही ना। समस्या पायलट प्रोजेक्ट के तहत बिना मतलब में दादागिरी से जो समूहों से कारण हटा के कोर्ट में भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है फांसी से पहले, परंतु यहाँ शासन ने कुछ नहीं किया। डायरेक्ट सीधा उठा के एक आदेश निकाल दिया कि 15 अगस्त के बाद 16 तारीख से आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ता खाना बनाएगी। मेरे यहाँ अभी सबलगढ़ ब्लॉक में एक पायलट करके योजना लागू की है, जिसमें हम सब रसोइया बहनें और हमारे सब समूह की महिलाएं शामिल थी। उसमें खाना बनाती थी, बढ़िया खिलाती थी। यहाँ तक कि शासन ने जो कुपोषण की लेके वो कहा था वो भी कम हो रहा है। सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये बीच में पता नहीं शासन की कौन सी मंशा हुई कि ये सीधा सीधा अपने कर्मचारियों को, उन्हें तो तनख्वाह मिल रही है, आंगनवाड़ियों को भी, सहायिका को भी, समूह को तो कुछ नहीं मिलता। और देखिए, सावन से पहले महाकाल के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मंगलवार को उज्जैन महाकाल मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह की मौजूदगी में मंगलवार को नई दिल्ली में मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मंत्री गडकरी ने प्रदेश में 100 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्ट्स की समीक्षा भी की है। उज्जैन महाकाल मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट 1.762 किलोमीटर है
जो मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोलो तकनीक का उपयोग करती है। करीब 64,000 श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी और ये यात्रा समय को लगभग 75% कम कर देगी, यानी कि 25 से 30 मिनट से घटाकर मात्र 7 मिनट में अब यात्रा पूरी हो जाएगी। और इस प्रोजेक्ट में 3 स्टेशन और 13 टावर भी शामिल हैं। तो देखिए, ये बड़ी उपलब्धता मिल जाएगी और जो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक तेज और आरामदायक अनुभव कराएगी। वहीं अगली खबर ग्वालियर से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। ग्वालियर में 15 साल की नाबालिग छात्रा के साथ दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही हैवानियत की गई है। नाबालिग छात्रा से एक महिला और उसके 3 साथियों ने बेरहमी से मारपीट की। छात्रा को फावड़ा में लगे डंडे से पीट कर उसका पैर तोड़ा। इतना ही नहीं, पीड़ित छात्रा की बहन ने यह आरोप लगाया है कि आरोपियों ने छात्रा के कपड़े उतारे और फिर हैवानियत की सारी हदें पार कर डाली। छात्रा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने साथ हुई छेड़खानी का विरोध किया था। मासूम दर्द से कराहती हुई पैर पर प्लास्टर बंधे हुए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने पुलिस से आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनकर मामला दर्ज कर लिया है। जीत कुशवाहा भगवती देवी का पति है। उसने मेरी बहन को रास्ते में साइकिल पे जा रही थी, साइकिल पे जाते जाते आगे निकल गई थी, डंडा मार के सिर पे और मेरी बहन को पटक लिया और फिर उसको बहुत मारा डंडों से। उससे कुल्हाड़ी के जो बैटा होता है ना, उस बैटे से उसको मारा और उसको मेरी बहन को इतना मारा, उसके पैरों में, वो भाग भी रही थी ना उठ के, तो उसके पैरों में हाथों में बहुत मार रहे थे। थाने क्षेत्र से एक जो है एक नाबालिग छात्रा है, उनके पड़ोसियों का झगड़ा हो गया था। उस पर से दोनों पक्षों द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। चूँकि छात्रा के साथ में मारपीट ज़्यादा की गई, उसके पैर वगैरह शरीर में चोटें ज़्यादा, फ्रैक्चर हो गया, तो उस संबंध में वो कड़ी कार्रवाई के लिए, चूँकि जिन सेक्शनों में किया गया है वो धारा है, उनका कहना यह है कि छोटी धारा है। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि उसमें जाके उसके हालात देखकर उसका फिर से मेडिकल परीक्षण कराएं और धारा बढ़ाकर उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करें। और अगली खबर दतिया से। दतिया में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शराब पीने के दौरान 2 दोस्त आपस में भिड़ गए, जिसमें एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर कट्टे से फायर कर दिया, जिससे गोली युवक के गर्दन में जाकर फंस गई और इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायल को जिला अस्पताल से उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना झांसी रोड रामनगर कॉलोनी की है। कॉलोनी में रहने वाला युवक अनिल पिता ठाकुर दास अहिरवार कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। तभी किसी बात को लेकर उसका विवाद दोस्त कन्हैया कुशवाहा के साथ हो गया। विवाद के दौरान कन्हैया कुछ समय के लिए कहीं निकला और कट्टा लेकर वापस पहुंचा और उसने फायर कर दिया। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है।